जय हिंद दोस्तों, मैं अभय कुमार सुमान आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम लोग आजकल आधुनिक भारत को देख रहे हैं। आधुनिक भारत के अंतर्गत हम स्वतंत्र राज्यों को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। स्वतंत्र राज्य में इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बंगाल को देखा था। बंगाल एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था और अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के माध्यम से बंगाल पे अधिकार कर लिया। बंगाल पे अधिकार करने के बाद अंग्रेजों की निगाह दक्षिण भारत की ओर गई। दक्षिण भारत में भी कुछ शक्तिशाली राजवंश उभर रहे थे। हम यहाँ पे एक नक्शा बनाए हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। ये आंध्र प्रदेश है, अविभाजित आंध्र प्रदेश। नीचे में यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ केरल है, यहाँ भी वर्तमान कर्नाटक है। ये जो वर्तमान नक्शा है उसके अनुसार है। दक्षिण भारत में एक राजवंश था मध्यकाल में, उसमें आंध्रा का क्षेत्र, तमिलनाडु का, केरल का और कर्नाटक है, ये सभी क्षेत्र मिलाकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। बाद में जाकर इस राजवंश का पतन हुआ। कई सौ साल बाद, लगभग 300 साल विजयनगर साम्राज्य ने शासन किया। इसके बाद इस साम्राज्य का पतन हुआ और इसके जगह एक नया राजवंश की स्थापना हुई। उस राजवंश का नाम है वाडियार राजवंश, जो 1612 ईस्वी में स्थापित हुई। वाडियार राजवंश की जो स्थापना हुई वो मैसूर में हुआ। मैसूर का अभी जो कर्नाटक का पूरा जो परिदृश्य देख रहे हैं, ये पूरा पर उसका अधिकार नहीं था। इसी में ऐसे करके कुछ नीचे भी आता था, केरल में भी, या कुछ ऊपर भी जाता था। इस प्रकार मैसूर राजवंश की स्थापना हुई थी। मैसूर यहाँ पे स्थित था और यहाँ पे मैसूर राजवंश बना। मैसूर रियासत की स्थापना हुई। वाडियार वंश वालों ने किया और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि समुद्र से लगा हुआ था और ये एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभर रहा था। वाडियार वंश के जो संस्थापक थे वो चिक्का देवराज थे। देवराज ने इस वंश की स्थापना की और बाद में जाकर, मतलब 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इसके जो राजा बने वो राजा चिक्का कृष्ण राज बने। राजा चिक्का कृष्ण राज कमजोर राजा थे और इसके शासनकाल में नंदराज और देवराज नामक दो महामंत्रियों की चलती थी। प्रशासन जो वाडियार राजवंश का पूरा चलाता था वो नंदराज और देवराज। नंदराज ने हैदर अली को एक सैनिक के रूप में भर्ती किया। बाद में हैदर अली अपनी बहादुरी का परिचय दिया और उससे प्रसन्न होकर नंदराज ने उसको अनेक पद से सुशोभित किया, उसको प्रमोशन देने लगा। सबसे पहले नंदराज ने किया क्या कि उसे फौजदार बनाया। डिंडीगुला का फौजदार बनाया 1755 ईस्वी में। जब वह डिंडीगुला का फौजदार बना हैदर अली 1755 ईस्वी में, तो वह डिंडीगुला के किले में एक मतलब सैनिक टुकड़ी की स्थापना की और उसको विशेष तरह से प्रशिक्षण देने लगा। वहीं पे एक हथियारों का कारखाना भी बनाया। उस हथियार के कारखानों के देख रेख के लिए एक फ्रांसीसी व्यक्ति को रखा था और वहां पे आधुनिक हथियार बनने लगे। कहा जाता है इसने ऐसे ऐसे तोप बनाए जो मतलब आसानी से हाथी पर के पीठ पर रखकर भी मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, वहां से भी दागा जा सकता था। इससे पहले के जो तोप होते थे, खासकर मुगल काल में, वो इतने भारी होते थे कि उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता था। तो इसने ये सब परिवर्तन फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी की मदद से किया। उसके बाद 1759 ईस्वी में वाडियार राजवंश यानी मैसूर पे मराठों का हमला होता है। इस हमले में हैदर अली बहुत ही बहादुरी के साथ सामना करता है और मराठों को खदेड़ देता है, जिससे नंदराज काफी प्रसन्न होता है और उसे वाडियार राजवंश का सेनापति बना देता है। सेनापति बनने के बाद हैदर अली और मजबूत हो जाता है और अंततः 1761 ईस्वी में हैदर अली नंदराज की हत्या कर देता है और इस प्रकार वह मैसूर राज्य पर अधिकार कर लेता है, मैसूर का राजा बन जाता है। जब हैदर अली मैसूर पर अधिकार करता है तो कई विरोध भी होते हैं।
वहाँ के जमींदार विरोध करते हैं, वहाँ के लोकल सूबेदार विरोध करते हैं, लेकिन सारे विरोधों को वह दबाते हुए कड़ाई से शासन करता है। उस बीच में मराठों का भी हमला होता है और उसका भी सामना करता है। तो इस पर हम देखते हैं कि हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन उसके पास युद्ध कौशल बहुत ही बेहतरीन था। अपने युद्ध कौशल के बल पे वह एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरता है। उसी बीच में अंग्रेजों के साथ उसकी पड़ती नहीं है। अंग्रेज उससे नाराज हैं कि अंग्रेजों का आरोप है कि वो फ्रांसीसियों से के करीब है, फ्रांसीसियों से ज्यादा करीबी बनाए हुए हैं। और मूल बात है कि अंग्रेजों का ध्यान मैसूर पे था, क्योंकि मैसूर एक बहुत ही भौगोलिक रूप से इंपॉर्टेंट था, व्यापार के दृष्टिकोण से भी और अन्य दृष्टिकोण से भी। इसलिए वह मैसूर पर हमला करता है अंग्रेज लोग, लेकिन उनके हमला का ये मुंहतोड़ जवाब देता है। 1767 ईस्वी में अंग्रेज हमला करता है और इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मतलब प्रथम अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध होता है 1767 से 1769 में। ये युद्ध 2 साल चलता है। इस युद्ध में अंग्रेज को काफी नुकसान होता है। वह जब हारने की स्थिति में होते हैं तो वह संधि का प्रस्ताव देते हैं और इस प्रकार प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है। यानी मैसूर युद्ध जो प्रथम है वो कौन सी संधि के साथ समाप्त हो रहा है? मद्रास की संधि। कब? 1769 में। और संधि के शर्तों के अनुसार युद्ध के हार जाने के रूप में अंग्रेज जो हैं हैदर अली को पैसे देते हैं और ये तय होता है कि दोनों जो है ना अपने अपने सीमा में रहेंगे और जो भी मतलब सीमा हैदर अली ने अंग्रेजों के हथियाया है वह उसे वापस कर देगा। क्योंकि हैदर अली उस समय लगभग मद्रास के पास पहुंचने वाला था, मद्रास से मात्र 5 मील दूर था। लेकिन अपने को हारता देख अंग्रेजों ने संधि कर ली और एक दूसरे के प्रदेश लौटा दिए और युद्ध के हार जाने के रूप में हैदर अली को एक मोटी रकम दी। इस प्रकार ये युद्ध समाप्त हो गया। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच होता है और मद्रास की संधि के द्वारा 1769 ईस्वी में यह युद्ध समाप्त होता है। इस युद्ध में हम ये मान सकते हैं कि हैदर अली की जीत हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में होता है। इस बीच अंग्रेज करते क्या है ना कि निजाम मतलब हैदराबाद के निजाम को और मराठे को अपने पक्ष में मिला लेते हैं और इस प्रकार वे एक शक्तिशाली त्रिगुट बनाते हैं और त्रिगुट बनाकर हैदर अली पर हमला करते हैं। तो हैदर अली पे हमला करते हैं। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 1780 से 1784 के बीच होता है। इस युद्ध में एक परिणाम ये निकल के आता है कि 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को युद्ध के क्रम में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, मतलब वो मारा जाता है। जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका पुत्र टीपू सुल्तान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व करता है और वह कुशल नेतृत्व करता है, बहुत ही बेहतरीन नेतृत्व करता है। और इस प्रकार अंग्रेज देखते हैं कि युद्ध लंबा खिंच रहा है, इसका कोई परिणाम नहीं आ रहा है, तो वह मंगलौर की संधि के द्वारा, कौन सा संधि? मंगलौर की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ लगभग बराबरी पे समाप्त हुआ। अब तृतीय मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान एक बहुत ही कुशल शासक था, बहादुर था, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार, विशेषज्ञों के अनुसार ये कहा जाता है कि थोड़ा वो जल्दीबाज था, बहुत ही जल्दी करता था और फ्रांसीसियों की वो मदद लेता था। और फ्रांसीसियों का जो उसका मतलब युद्ध का टेक्नोलॉजी था, उसके जो हथियार थे उसको बहुत पसंद थे और जिस कारण हमेशा उसके करीब रहता था। इसने फ्रांस की यात्रा भी की थी और वहाँ सभी चीज़ों को देखा था। तो ये सब विभिन्न तरह के आरोप अक्सर है जो टीपू सुल्तान पर लगते हैं कि अंग्रेज लगाते हैं कि ये फ्रांसीसियों के नज़दीक है। लेकिन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने का तत्कालिक कारण क्या था कि अंग्रेजों ने एक सूची जारी की थी मित्र राष्ट्रों का। उसने कहा था कि ये सारे मेरे मित्र राष्ट्र हैं, इस पे कभी हमला होगा तो मैं उसको मदद करूंगा। तो उस सूची में पहले तो टीपू सुल्तान का या मैसूर का नाम नहीं था।
और त्रावणकोर रियासत का उसमें नाम था। त्रावणकोर ने इसके कुछ क्षेत्र टीपू सुल्तान के कुछ क्षेत्र हथिया के रखे थे। वह इस बात से नाराज होकर त्रावणकोर पर हमला करता है। जैसे ही ये त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान हमला करता है, वैसे ही अंग्रेज उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। वह अंग्रेजों को घेर लेते हैं और इस युद्ध में भी अंग्रेजों की सहायता पहले की तरह ही हैदराबाद का निजाम करता है और मराठे करते हैं। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की बुरी तरह हार होती है और यह युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा समाप्त होता है। संधि का नाम क्या? श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। इस युद्ध में अंग्रेज शर्त रखते हैं कि युद्ध के हार जाने के रूप में आपको 3 करोड़ रुपया देना होगा और जब तक आप पैसे नहीं दीजिएगा तब तक आपका 2 पुत्र हमारे पास बंधक रहेगा। इस प्रकार इसके 2 पुत्र अंग्रेजों के पास बंधक चले जाते हैं। इसका बहुत बड़ा क्षेत्र निजाम, मराठे और अंग्रेज आपस में बांट लेते हैं। तो इस प्रकार इस युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की काफी हानि होती है। मैसूर राज्य जो है वो सिमट कर रह जाता है, श्रीरंगपट्टम और आसपास के क्षेत्रों में सिमट कर रह जाता है। इसका बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो अंग्रेज हथिया लेते हैं, तो इसकी शक्ति काफी कम होगी। इसी बीच में वह एक जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है। जैकोबिन क्लब वह फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर इसकी स्थापना करता है। फ्रांस की स्वतंत्रता संग्राम में जैकोबिन क्लब वहाँ स्थापित किया गया था। उस समय वहाँ 2 क्लब स्थापित हुआ था, एक जैकोबिन क्लब और एक और कोई क्लब था। एक क्लब गरम दल के नाम से जाना जाता था और एक क्लब नरम दल के, यानी क्लब का मतलब कि दल। तो जैकोबिन क्लब को वहाँ गरम दल के रूप में जाना जाता था, तो इसने भी जैकोबिन क्लब इसी रूप में यहाँ पे स्थापित किया था। इसका पहला सदस्य ये खुद बना था। उसके बाद यह जो है अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष एक प्रतीक के रूप में, जैसे आप देखते हैं कि अभी वर्तमान समय में भी प्रतीक के रूप में बड़े बड़े लोग वृक्ष लगाते हैं पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश देने के लिए, या हमारे प्रधानमंत्री या बड़े बड़े मतलब नेता लोग हैं जो स्वच्छता का पैगाम देने के लिए झाड़ू लेके चलाते हैं, तो वो एक प्रतीक होता है। तो उसी तरह इसने स्वतंत्रता का वृक्ष एक प्रतीक के रूप में लगाया। अंग्रेजों के खिलाफ मतलब लोगों को देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। कहाँ लगाया? तो श्रीरंगपट्टम में लगाया। जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी शक्ति काफी कमजोर हो चुकी थी। अब इसको कमजोर देखकर 1799 ईस्वी में इस पर हमला कर दिया जाता है। अंग्रेज द्वारा इस पर हमला किया जाता है। हमले का कारण यह बताया जाता है कि अंग्रेज इसे ऑफर करते हैं टीपू सुल्तान को कि आप सहायक संधि के अंतर्गत आ जाओ, सहायक संधि की शर्तें मान लो। लेकिन टीपू सुल्तान सहायक संधि की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब वह शर्त नहीं मानता है तो अंग्रेज 3 तरफ से इसको घेर लेते हैं, इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टम को घेर लेते हैं। यह बहादुरी के साथ लड़ता है, काफी बहादुरी के साथ लड़ता है, लेकिन यह जीतता नहीं है, युद्ध करते हुए मारा जाता है। क्योंकि इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए इसमें कोई संधि का बात ही नहीं है। जब मृत्यु ही हो गया तो संधि क्या। तो इस प्रकार दक्षिण का एक महत्वपूर्ण राजवंश अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है। इस राजवंश का नाम है मैसूर। अब दक्षिण में भी अंग्रेज काफी शक्तिशाली हो जाते हैं। इसमें मैसूर का बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। मैसूर समुद्र के किनारे है, इसका व्यापारिक महत्व भी है और इसका जो जमीन है वो काफी उपजाऊ है। और जब जीतने के बाद कहा जाता है कि जीतने के बाद जब ये श्रीरंगपट्टम में प्रवेश किए थे तो अंग्रेज यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे कि यहाँ के किसान बहुत ही संपन्न हैं। यानी कि हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान का जो राज्य का व्यवस्था था वो अच्छा था, वहाँ की जो जनता थी वो खुश थी, किसान संपन्न थे। लेकिन टीपू सुल्तान, अब सवाल उठता है कि टीपू सुल्तान का नाकामयाबी का कारण क्या रहा।
टीपू सुल्तान का नाकामयाबी का 2-3 कारण कहा जाता है। थोड़ा वो जल्दबाज था। दूसरा, जब उसके साथ अंग्रेजों के साथ वह युद्ध की स्थिति बनती थी तो वह कोई गुट नहीं बना पाता था। और इसके विपरीत अंग्रेज क्या करते थे ना कि मराठों को मिला लेते थे, निजाम को मिला लेते थे, ये नहीं मिला पाता था। हैदर अली ने ऐसा किया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, लेकिन ये दोनों युद्ध में ऐसा कर नहीं पाया। एक हार का कारण इसका ये रहा। दूसरा कारण रहा कि ये इसकी जो सेना होती थी घुड़सवार सेना से ज्यादा, बहुत ज्यादा इसकी पैदल सेना होती थी। इस कारण भी इसकी हार की वजह मानी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मैसूर राजवंश का समापन होता है। मैसूर राजवंश अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। अब परीक्षा के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुआ, उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, उस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो उसका एक ग्राफिक्स बनाकर, टेबल बनाकर आपको हम बताते हैं। अब चलिए हम लोग चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को तिथिवार देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में हुआ। हम लोग को तिथि साथ में याद करते जाना है और किस संधि से समाप्त हुआ, इसके अंग्रेज नेतृत्वकर्ता क्या थे, इसके परिणाम क्या थे, सभी चीजों को साथ साथ परीक्षा के लिहाज से देखते चलना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के ईस्वी के बीच में हुआ। ये मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसमें अंग्रेज नेतृत्वकर्ता में जोसेफ स्मिथ थे। एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज नेतृत्वकर्ता का मतलब कि युद्ध में जोसेफ युद्ध का नेतृत्व किया था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गवर्नर जनरल से, बिल्कुल नहीं है, इसने नेतृत्व किया था। आगे कुछ गवर्नर जनरल भी इसका नेतृत्व करते हैं, तो आगे देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का सेना का नेतृत्व जोसेफ स्मिथ ने किया था। इसका परिणाम क्या निकला? इसका सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि हैदर अली एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा और दोनों के भी संधि हुआ। उसमें यह तय हुआ कि विजित प्रदेश आपस में लौटा देंगे। अंग्रेज ने किसी दूसरे का, किसी विदेशी का या किसी अन्य राज्यों के आक्रमण के समय हैदर अली को सहायता का वचन दिया और युद्ध क्षति पूर्ति के रूप में हैदर अली को राशि दी। यानी ये वाला जो युद्ध है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें बिल्कुल का बिल्कुल हैदर अली की मतलब शक्ति उभर कर आई और इसकी जीत हुई, ऐसा माना जा सकता है। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, डेट को ध्यान देंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 69 में समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच। इसमें यह युद्ध समाप्त किस संधि के द्वारा होता है? तो मंगलौर की संधि। अब मंगलौर की संधि के साथ ये समाप्त होता है। मंगलौर की संधि पे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति हैं लॉर्ड मैकार्टनी करते हैं और इस युद्ध का नेतृत्व करता है जो है कर्नल वेली और हेक्टर मुनरो। यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों के गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लेकिन नेतृत्वकर्ता जो युद्ध को नेतृत्व किए प्रदान किए थे वो कर्नल वेली और हेक्टर मुनरो ने किया था। और जो संधि हुई थी वो संधि पर साइन लॉर्ड मैकार्टनी ने किया था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय उनको बुला लिया गया था लंदन, इसलिए लॉर्ड मैकार्टनी ने संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसमें इसका परिणाम क्या हुआ? इसका मुख्य परिणाम हुआ कि जीते हुए प्रदेश और बंदी लौटाए गए। अंग्रेज जो भी इसके प्रदेश पर कब्जा किया था वो लौटा दिया और टीपू ने जो कब्जा किया था टीपू ने भी लौटा दिया और बंदी को आदान प्रदान हुआ। और ये जो युद्ध हुआ था उस समय, जैसा कि पहले बताया कि गवर्नर जनरल जो था जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, युद्ध जब प्रारंभ हुआ था। और इस युद्ध में माना जाता है कि टीपू सुल्तान को कूटनीतिक सफलता मिली, कूटनीतिक रूप से वह सफल हुआ। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में ये श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा समाप्त हुई। इस युद्ध का नेतृत्वकर्ता कॉर्नवालिस था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और परिणाम स्वरूप 3 करोड़ रुपया युद्ध अर्जाना के रूप में उसे देना पड़ा और जब तक वो पैसे दे नहीं देता तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के पास बंधक रहेंगे। ये युद्ध का जो संधि हुआ, इस संधि की शर्तें थी।
उसके बाद इसके ज्यादातर प्रदेश अंग्रेजों और उसका जो त्रिकूट संघ था उसके पास चला गया। जैसे अंग्रेज क्या क्या लिए, बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार, ये 3 जो क्षेत्र हैं अंग्रेजों ने उस पर कब्जा किया। और अंग्रेजों ने मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग दिया, क्योंकि मराठों ने उसका सहयोग किया था। निजाम ने सहयोग किया था, तो पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग निजाम को दे दिया गया। इस पर हम देखते हैं कि इसका बहुत बड़ा प्रदेश मैसूर का अब अंग्रेजों और उसके मित्रों के पास चला गया। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है। इसमें कोई संधि का बात नहीं है, क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और ये पूरा कब्जा हो जाता है, इसमें संधि हमको नहीं ध्यान देना है। इसमें इसका नेतृत्व किया था लॉर्ड ब्लेजली ने। इसमें लॉर्ड ब्लेजली ने एक खास रणनीति बनाया था। उसने किया क्या था ना कि पूरब से स्वयं ब्लेजली और जनरल हैरिस संयुक्त रूप से पूरब से मैसूर पर हमला किया था, श्रीरंगपट्टम पे मूल रूप से हमला किया था, और पश्चिम से जनरल स्टुअर्ट उसको घेरा था श्रीरंगपट्टम को। तो ये दोनों तरफ से उस पर अचानक हमला किया गया, और इस हमले का परिणाम ये हुआ कि टीपू सुल्तान की हार हुई और टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्णतः जो मतलब मैसूर था उसके अधिकार में आ गया। इस युद्ध के बाद ब्लेजली का एक स्टेटमेंट आया जो बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ब्लेजली कहता है अब पूरब का राज हमारे कदमों में है। पूरब का राज की भारत का पूरब नहीं, वो विश्व मानचित्र पे भारत पूरब पड़ता है। तो उसी के आधार पर इसको लगा कि अब हम पूरे भारत पर कब्जा कर सकते हैं, इसलिए इसने स्टेटमेंट दिया कि अब पूरब का राज हमारे कदमों में है। किसने कहा? तो ब्लेजली ने कहा। हम इसको ये टेबल इसलिए बनाए हैं कि आप तिथि को ध्यान रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69, द्वितीय 1780-84, तृतीय 1790 से 92 और चतुर्थ 1799। इसमें ये टीपू सुल्तान मारा गया। पहला जो है मद्रास की संधि से समाप्त हुआ, दूसरा मंगलौर की संधि से समाप्त होता है, तीसरा है जो श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त होता है, और चौथे में संधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अंग्रेज नेतृत्वकर्ता को ध्यान देना है, गवर्नर, यहाँ पे ज्यादातर कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन युद्ध का जो नेतृत्व किया था वो कर्नल वेली और हेक्टर मुनरो ने किया था। बाकी आप सब समझ ही गए होंगे। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेंगे। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपके इस छोटे से प्रयास से अच्छे वीडियो बनाने में सहायता मिलती है, हौसला अफजाई होती है। आप